तो दोस्तों ड्रामे की शुरुआत होती है हमारे इस ड्रामे की फीमेल में लीड के साथ जिसका नाम की रोजी होता है। एंड रोजी अपने डैड से बात कर रही होती है जहाँ पर वो उनसे बोल रही होती है कि डैड आपको किसी भी हालत में मेरे बॉयफ्रेंड की हेल्प करनी पड़ेगी बिजनेस ग्रो करने में। और ऐसा ही कहकर वो कॉल काट देती है। तभी पीछे से कोई उसकी कमर को पकड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड चैन से है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है कि जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था मुझे तो पता लगता है कि तुम उससे भी ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड के लिए डिवोटी हो। तो रोजी उसे धक्का मारकर खुद से दूर करती है और उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम कौन हो। जहाँ पर कि हमारा मेन लीड जिसका नाम की लियांग है वो उसे बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे जुए में हार दिया है। और इस तरीके से किस तरीके से उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गर्लफ्रेंड को दांव पर भी लगा दिया। इसी तरीके से हमें उसे टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंसी की ईगो में बात आ गई थी। एंड इसी तरीके से वो अपनी गर्लफ्रेंड को जुए पर हार देता है। रोजी जब लियांग की बातों को सुनती है तो उसे तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो चैंसी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। साथ ही उसे बहुत ज्यादा उसकी बातों को माना भी करती थी। उसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि चैंसी उसके साथ ये सारी चीजें करेगा। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे चैंसी पर पूरा भरोसा है, तुम ही मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो लियांग उसे बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बट अब तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा जैसा मैं तुम्हें करने के लिए बोलूंगा क्योंकि अब तुम मेरी हो चुकी हो। इतने में ही हमारी जो रोजी होती है वहाँ पर कांच का गिलास रखा हुआ होता है और उसे लियांग के सर पर मार कर वहाँ से भाग जाती है। रास्ते पर जब वो जा रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसकी दोनों हाथों पर खून लगा हुआ था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ जाए, किस पर विश्वास करे। इतने में ही वो चैंसी की कार को अपने खेत के बाहर पर देखती है और तभी वहाँ पर वो अपने स्टेप मदर जिसका नाम की सीसी होता है उनको भी वहाँ पर देखती है। वो दोनों के दोनों आपस में बात करती हैं। उनकी बातों को सुनकर हमारी रोजी को पता लगता है कि वो दोनों के दोनों मिलकर रोजी को इतने लंबे टाइम से धोखा दे रहे थे। एंड चैंसी ने तो उसे प्यार भी सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को ले सके, साथ ही उसका बिजनेस भी उससे छीन सके। अब इन सारी बातों को सुनकर रोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड उसे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा धोखा जितना चैंसी ने उसे दिया है उससे भी बड़ा धोखा वो उसको देगी और उसे अच्छे से बताएगी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सीसी होती है वो रोजी के डैड को भड़का रही होती है और रोजी के डैड कह रहे होते हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी इतनी ज़्यादा डम्प होगी कि उस लड़के के साथ भाग जाएगी। लेकिन तभी हमारी रोजी की वहाँ पर एंट्री होती है। वो रोते हुए वहाँ पर आती है जहाँ पर उसके डैड उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसके हाथ पर खून लगा हुआ देखकर उसे कहने लग जाते हैं कि पक्का चैन से नहीं तुम्हें बुली किया होगा। तो रोजी उनसे कहती है कि हाँ डैड, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया है। जहाँ पर सीसी कहती है कि तुम दोनों के बीच में पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो रोजी उसे कहती है कि लगता है कि आप उसे अच्छे तरीके से जानते हैं। तभी रोजी के डैड उसे बोलते हैं कि चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा मूड लाइट करने के लिए अपने साथ तुम्हें मीटिंग में ले जाता हूँ। इसी तरीके से कुछ देर बाद वो सभी एक मीटिंग पर गए हुए होते हैं जहाँ पर सीसी सभी को ड्रिंक सर्व कर रही होती है। अब बारी आती है रोजी का ड्रिंक बनाने की, जहाँ पर कि वो उसके ग्लास में ड्रग मिला देती है और कुछ देर बाद उस ग्लास को लेकर आकर सीधे हमारी रोजी को दे देती है। रोजी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी और इसीलिए वो उस ड्रिंक को पीने भी लग जाती है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि उसके ग्लास पर उसके स्टेप मदर यानी सीसी ने ड्रग मिलाया हुआ है। इसीलिए तो जैसे ही वो उस ड्रिंक की एक सिप लेती है तो उसके बाद वो खुद को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती है। जहाँ पर सीसी एकदम केयरिंग मदर होने का नाटक करती है और कहती है कि आप सभी एंजॉय कीजिए, एक काम करती हूँ कि मैं इसे अपने साथ लेकर चली जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सभी की पार्टी खराब हो। ऐसा ही कहकर वो रोजी को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चैन से होता है वो भी एकदम तैयार वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और इतने में ही वहाँ पर लियांग की भी एंट्री हो जाती है जो उसी होटल में मौजूद होता है। और तभी वो फटाफट से मौके की नज़ाकत देखकर मीडिया वालों को वहाँ पर बुला देता है क्योंकि उसे तो पहले से ही पता लग गया था कि यहाँ पर कुछ तो धमाका होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि सीसी फटाफट से चैंसी को कॉल करती है एंड उसे रोजी के रूम पर भेज देती है जहाँ पर चैंसी जो होता है हमारा वो रोजी की इज्जत को लूटना चाह रहा था और उसके पास आ जाता है। लेकिन तभी हमारी रोजी उसे मार कर वहीं पर ही बेहोश कर देती है। और इसी तरीके से हमें बताया जाता है कि जैसे ही उसकी स्टेप मदर उसे वहाँ पर बेड पर लिटाती है और उनके जाते ही वो वहाँ पर वॉमिटिंग कर देती है जिसकी वजह से
उसे बिल्कुल भी नशा नहीं चढ़ता है। उसके बाद वो चैंसी के फ़ोन से अपनी स्टेप मदर यानी सीसी को मैसेज करती है और उसके बाद उसे फटाफट से वहाँ पर बुलाती है। सीसी भी रोज़ी के डैड को कॉल कर कर वहाँ पर बुलाती है ताकि वो सभी के सामने ये दिखा सके कि रोज़ी कितनी कैरेक्टरलेस है एंड अपने डैड को छोड़कर अपने डैड के सामने भी वो चैंसी के साथ इस तरीके से फिजिकल रिलेशन बना रही है। बट वो ये बात नहीं जानते थे कि अब हमारी रोज़ी कितनी ज़्यादा स्मार्ट बन चुकी थी। इस तरीके से वो वहाँ पर कैमरा भी लगा देती है और कुछ ही देर बाद वहाँ से चली जाती है। तो जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी लियांग से गलती से उसकी टक्कर हो जाती है। उसे देखकर वो कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर भी आ गए। तब जाकर उसे पता लगता है कि लियांग कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि मेरे शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन है, जिसके साथ तो उसके डैड काफ़ी लंबे टाइम से एक प्रोजेक्ट के लिए बात करना चाह रहे हैं, लेकिन लियांग तो उन्हें भाव भी नहीं देता है। तो इन सारी बातों को सुनकर भी हमारी जो रोज़ी होती है वो लियांग से एकदम बदतमीजी से बात करती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो लियांग बिल्कुल भी एक अच्छा लड़का नहीं है और वो कैरेक्टरलेस है एकदम, उसे ऐसा लगता है। बट जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं तभी वहाँ पर सीसी की भी एंट्री हो जाती है एंड सीसी को देखते ही हमारी जो प्यारी सी रोज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो इस बात को अच्छे तरीके से जानती थी कि अगर सीसी ने उसे वहाँ पर देख लिया तो उसका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। जिसके बाद वो हमारे लियांग से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो उसकी हेल्प कर दे और उसे बचा दे। लियांग कहता है कि मैं तुम्हें बचा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो वो उसे कहती कि जो तुम चाहोगे। जिसके बाद लियांग उसे एक रूम में डाल देता है अपने साथ, जहाँ पर लियांग उससे बोलता है कि मदद तो मैंने तुम्हारी कर दी, लेकिन अपना प्रॉमिस मत भूलना कि तुमने मुझे आखिरकार क्या कहा था। तो रोज़ी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तो अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी और भी मदद करनी पड़ेगी। अभी तो शुरुआत है, अपनी स्टेप मदर को अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी उसमें मदद करोगी? तो लियांग उसे बोलता है कि ठीक है चलो, अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रही हो तो तुम्हारी मदद कर ही लेता हूँ। इस तरीके से कुछ देर बाद वो सीसी को जैसे ही रूम में जाता हुआ देखते हैं तो फटाफट से वो दोनों के दोनों भी उसे रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर सीसी को बेहोश कर कर वो चैंसी के साथ लेटा देते हैं एंड उसके बाद वेट करते हैं वहाँ पर रोज़ी के डैड के आने का और उनका रिएक्शन देखने का। कुछ ही देर बाद वो भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड इस तरीके से अपनी वाइफ को चैंसी के साथ देखकर तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कहने लग जाती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तो तभी वो होश में आती है एंड इतने में ही वहाँ पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं एंड मीडिया वालों को देखकर जो रोज़ी थी वो खुद शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता चला था कि वो मीडिया वाले वहाँ पर कैसे आए। तब जाकर जब वो लियांग के साथ बैठती है तो उसे पता लगता है कि उन मीडिया वालों को किसी और ने नहीं बल्कि मैं लियांग ने बुलाया था। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने वहाँ पर मीडिया वालों को बुलाया, अगर मेरी स्टेप मदर वहाँ पर नहीं होती तो उनकी जगह मैं होती और मेरी कितनी ज़्यादा बदनामी होती। तो लियांग उससे कहता है कि अरे मुझे नहीं पता था, खैर ये सब छोड़ो। तभी वो उसे बोलता है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगी, तो तुम्हें मेरी विश पूरी करनी पड़ेगी। तो फिर अभी जो हमारी रोज़ी होती है वो घबरा जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो कौन सी विश पूरी करने के लिए बोल रहा है उसे। तो रोज़ी उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी विश पूरी कर लूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिर उसे बोलता है कि ठीक है, टाइम चाहिए तो ले लेना, लेकिन अगर मुझसे धोखा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ही कहकर लियांग वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे हमारी रोज़ी भी जाती है, लेकिन तभी चैन से उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद रोज़ी उसे मारती है और कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो और मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ऐसा ही कहकर चैन से के पीछे वो भी भाग कर चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी सीसी होती है वो रोज़ी के फादर के सामने बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोज़ी के पीछे गई थी, मैंने रोज़ी को चैंसी के साथ देखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वहाँ पर कैसे आई। तभी रोज़ी भी वहाँ पर आ जाती है। अब रोज़ी को देखकर उसके डैड उससे बोलते हैं कि जो कुछ सीसी बोल रही है वो सच है क्या? तो फिर रोज़ी उससे बोलती है कि डैड, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है और आपको इनकी बातों पर भरोसा है। कोई नहीं, ऐसा ही कहकर थोड़ा सा मेलोड्रामा करती है और अपनी मॉम की फ़ोटो के सामने जाकर कहने लग जाती है कि मॉम, अगर आज आप जिंदा होती ना तो मुझ पर कोई भी इस तरीके से उंगली नहीं उठाता और मेरे लिए कोई भी इस सारी बातें नहीं कहता। जहाँ पर उसके डैड खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है रोज़ी, मुझे पूरे तरीके से तुम पर भरोसा है, क्योंकि मैं हमेशा आंखों देखी बातों पर भरोसा करता हूँ।
तो इसी तरीके से जो सीसी होती है उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। कुछ ही देर बाद जो सीसी होती है वो जाती है रोज़ी के पास और कहती है कि बहुत मज़ा आ रहा है ना तुम्हें मेरे साथ ये सब करने में, लेकिन देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे डैड कब तक तुम्हारी बातों पर भरोसा करते हैं। एक ना एक दिन तो वो मेरी बातों पर भी करेंगी। ऐसा ही कहकर वो बड़े ही एटीट्यूड में वहाँ से चली जाती है हमारी रोज़ी को अकेले छोड़कर। खैर उनकी बातों को सुनकर ये तो अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो गया था कि अब वो उससे भी कुछ बड़ा करने वाली है। इसलिए नेक्स्ट डे हमारी जो रोज़ी होती है एक प्यारा सा गिफ्ट लियांग के लिए लेकर जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पहले उससे बहुत बदतमीज से बात की थी और वो उससे अब माफ़ी मांगना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके रूम में जाती है तो अभी अभी लियांग शावर लेकर आया था, जहाँ पर वो एकदम शर्टलेस होता है। एंड उसे देख कर तो हमारी जो रोज़ी होती है वो उस पर लट्टू हो जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया था ना, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ एंड माफ़ी के तौर पर ये प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। लियांग उसे बोलता है कि ये कांच की चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, जिसके बाद हमारी रोज़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि कितना एटीट्यूड है आप में, एक तो आपके लिए इतना प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ, मुझे थैंक यू बोलने की जगह आप मुझसे बदतमीज से बात कर रहे हैं। आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे ना तो मैं इस कांच को अपने हाथ से काट लूँगी। तो ऐसे कहकर वो उस कांच से अपना हाथ काट लेती है और कुछ ही देर बाद वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लियांग उसे पकड़कर बिस्तर पर लेकर आता है और सोचने लग जाता है कि इतनी बड़ी हो गई है लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। छोटी छोटी बातों में आखिरकार कौन इस तरीके से अपने आप को हर्ट करता है। खैर उसे देखकर लियांग ये तो समझ गया था कि जो हमारी रोज़ी है वो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। रोज़ी की आंखें जैसे ही खुलती है तो वो लियांग से कहने लग जाती है कि क्या आपने मुझे माफ़ किया। तो लियांग उसे बोलता है कि इतनी इसलिए नहीं, चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन ध्यान रखना कि आज के बाद ये सब हरकतें करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और अगर तुमने ये सारी हरकतें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रोज़ी उससे कहती है कि आपने मुझे कहा था ना कि मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, तो आखिरकार वो बात क्या है। जहाँ पर लियांग उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक पूरी नाइट स्पेंड करनी है। उसे लगा था कि हमारी जो रोज़ी है वो डर जाएगी, लेकिन रोज़ी उसकी बातों को मानने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाती है और कहती है कि जैसा आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी एंड मैं आपका वेट भी करूँगी। ऐसा ही कहकर वो लियांग को किस करने लग जाती है, जहाँ पर कि जो लियांग होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी रोज़ी होती है वो अपने काम पर जाती है, तभी वहाँ पर सीसी की भी एंट्री होती है एंड सीसी देखती है कि रोज़ी उसके सीट पर बैठी हुई है। तो रोज़ी उसे बताती है कि आज से फाइनेंस डिपार्टमेंट मैं ही संभालूंगी अपने डैड का, और मेरी डैड ने ही मुझे यहाँ को संभालने के लिए बोला है। जिसके बाद तो सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर रोज़ी के डैड की भी एंट्री हो जाती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि जो कुछ भी रोज़ी बोल रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है और आज के बाद वो ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालेगी। सीसी की आंखों से तो आंसू आ रहे थे, लेकिन खुद के आंसुओं को कंट्रोल करती है वो, और उसके बाद हमारी जो रोज़ी होती है वो अपने डैड का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एज पर लियांग के कंडीशन के हिसाब से हमारी जो प्यारी सी रोज़ी होती है एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लियांग उसे पकड़ते ही बिस्तर पर लेकर आता है और कहने लग जाता है कि सच में तुम तो आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो उसके बाद वो उसे थैंक यू बोलती है। इसी तरीके से जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो हमारी जो रोज़ी होती है उसका हाथ दर्द होने लग जाता है, क्योंकि उसके उसी हाथ पर चोट लगी हुई थी। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा हाथ अब तक ठीक नहीं हुआ है, जाओ तुम पहले दवाई ले लो। तो रोज़ी जैसे ही अपनी दवाइयाँ लेने वाली होती है तभी लियांग उन दवाइयों को देखकर समझ जाता है कि ये कोई दवाई नहीं है बल्कि मेज़ के अंदर तो जहर है। वो उसे ये बात बताता भी है। तो रोज़ी उसे बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है क्योंकि मेरे स्टेप मदर ने मुझे ये दवाई दी थी। सच में वो कितनी ज़्यादा बदतमीज़ है, वो मुझे जान से मारना चाहती है, लेकिन अब मुझे जल्द से जल्द ये सारी बात अपने डैड को बतानी पड़ेगी। लेकिन प्लीज़ क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। लियांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा। तो तभी रोज़ी उसे कहती है क्योंकि इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम मेरी केयर करते हो और तुम मुझे पसंद भी करते हो। ऐसा ही कहकर वो लियांग को सेड्यूस करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती हूँ क्या। तो लियांग उसे कहता है कि नहीं तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, बस तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। जिसके बाद तो रोज़ी उसे बोलती है कि अच्छा अगर तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं है और तुम मुझे अच्छा नहीं मानते हो तो मेरे स्टेप मदर के बारे में ये सारी बातें क्यों बोल रहे हो।
और ऐसा ही कहकर वो कहती है कि तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगी, और अपने कपड़े निकालने वाली होती है तो तभी लियांग उसको रोक लेता है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल कर कहता है कि ऐसे बीमार लोगों से मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रोजी के डैड बैठे हुए होते हैं। तभी रोजी उनके पास जाती है और तभी वो अपने डैड को बताती है कि जिस प्रोजेक्ट को वो इतने लंबे टाइम से लियांग के साथ डन करना चाहती थी, वो फाइनली लियांग ने उसके साथ कर लिया है। तो अब इन सारी बातों को सुनकर उसके डैड उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन तभी उसके हाथ पर लगे चोट को देखकर दवाई लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो सीसी को उन दवाइयों के साथ कुछ करते हुए देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो उसकी दवाइयों को चेंज करी थी, जिसके बाद उन्हें सीसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तो और वो उससे उसी टाइम डिवोर्स के लिए भी बोलने लग जाते हैं। लेकिन सीसी उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी रोजी वहाँ पर आती है और कहती है कि डैड ये ऐसी ही है, और इसी तरीके से लियांग को भी अपने सामने बुलाती है, जहाँ पर कि वो पूरे सबूतों के साथ आए हुए होते हैं कि किस तरीके से इतने लंबे टाइम से वो उनको धोखा दे रही थी, साथ ही उनकी प्रॉपर्टी को भी लेना चाहती थी और उनके बिजनेस को भी अपना बनाना चाहती थी। इतने लंबे टाइम से वो उनके साथ इतना ज़्यादा विश्वासघात कर रही थी। तो इन सारी बातों को जानकर रोजी के डैड को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स देना चाहता हूँ। तो कुछ ही देर बाद हमारी जो प्यारी सी रोजी होती है वो बाहर जाती है एंड लियांग भी उसके साथ होता है, तो वो उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद रोजी एंड लियांग जो होते हैं वो साथ में ही होते हैं एंड रोजी अब लियांग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो उसे दोबारा से सीड्यूस करने की कोशिश करती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करते हो, इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी एक और हेल्प कर सकते हो। क्या तुम अभी चैन से की और मेरे स्टेप मदर की बहुत सी सच्चाई ऐसी भी है जो डैड के सामने नहीं आई है। मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की ये सच्चाई डैड के सामने आए, तो इस पर मेरी मदद करोगी? जहाँ पर लियांग हाँ बोल देता है। कुछ देर बाद हमारी जो प्यारी सी रोजी होती है वो चली जाती है अपनी जॉब पर एंड तभी वहाँ पर उसके डैड आकर उसे बताते हैं कि अब उनकी ऑफिस में एक और नया लड़का आ रहा है जो कि उसकी हेल्प करेगा इस नए प्रोजेक्ट में, एंड वो कोई और नहीं होता है बल्कि मैं चैन से होता है। चैन से को देखकर तो रोजी का मूड ही खराब हो जाता है और वो बस सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये यहाँ पर उसका दिमाग खराब करने के लिए क्यों आ गया। लेकिन इस बात को तो वो जान गई थी कि पक्का वो वहाँ पर किसी प्लानिंग के साथ आया है। कुछ देर बाद जैसे ही हमारी रोजी बाहर जाती है तो चैन से उसे बोलने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लियांग के साथ पक्का रिलेशनशिप में हो, इसलिए तो उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट साइन किया। तो तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है जो चैनसे को बहुत ज़्यादा मारता है। चैनसे को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है रोजी के साथ। जिसके बाद जो हमारी रोजी होती है वो लियांग को शांत करवाती है और कहती है कि इसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। ऐसा ही कहकर वो भी चैनसे को मारने लग जाती है। जिसके बाद चैनसे की इतनी बेइज्जती होती है कि उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। तभी रोजी जाती है सीधी हमारे लियांग के पास और कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे टच तक नहीं किया एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उसे कभी भी खुद को टच नहीं करने दूंगी, साथ ही मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अब इन सारी बातों को सुनकर लियांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड हमारी जो रोजी थी वो भी जान गई थी कि लियांग कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमारी जो रोजी होती है वो दोबारा से अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तो चैन से उसके पास आ जाता है और उसके बाद दोबारा से अनाप शनाप उसके लिए बोलने लग जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दे दो। वो लियांग जो है ना वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा है, वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता है। लेकिन तभी वहाँ पर लियांग के अंदर एंट्री हो जाती है। चैन से ही हमारी रोजी का हाथ पकड़ रहा होता है, तो जो लियांग होता है वो चैन से को मार कर वहाँ से भगा देता है। रोजी उससे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, चैन से अब मेरे दिल में नहीं है, बल्कि मैं मेरे दिल में कोई और नहीं बल्कि मैं तुम हो। अब इस बात को सुनकर लियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या जो तुम बात बोल रही हो वो बिल्कुल सच है। तो रोजी उससे बोलती है कि हाँ ये बिल्कुल सच है। इसी तरीके से इन दोनों को भी एहसास होने लग जाता है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि जैसे कि फाइनली लियांग को सच्चाई पता लग गई थी कि किस मोटिव से वो उनकी कंपनी में आया था।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले चैंसे को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो चैंसे होता है वो वहाँ पर से भाग कर चला जाता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाते हैं। हमारी जो रोज़ी होती है वो रास्ते पे जा रही होती है, तो चैंसे उसका हाथ पकड़कर उसे भीख मांगने लग जाता है कि प्लीज़ तुम ही वो हो जो मुझे बचा सकती हो। लेकिन जो रोज़ी होती है वो उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद चैंसी उसका गला पकड़कर उसे टॉर्चर भी करता है। लेकिन उसके बाद उसे पता था कि अगर रोज़ी मर गई तो और भी ज़्यादा आफत आ जाएगी, इसलिए वो उसे दोबारा से रिक्वेस्ट करने लग जाता है। जिसके बाद रोज़ी उसे अपने साथ लेकर आती है जहाँ पर लियांग भी होता है, एंड वो दोनों के दोनों खूब मारते हैं उसे और उसको सबक भी सिखाते हैं। हमारी रोज़ी उसे बोलती है कि इतने साल तक मैंने तुम पे इतना ज़्यादा भरोसा किया था और मुझे ऐसा लगता था कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया और इसीलिए आज तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। जो तुम्हारे साथ हो रही है ना, वो सारी चीज़ें तुम डिज़र्व भी करते हो, समझे तुम? तो चैन से उसे बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे इस बार बचा दो। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो मुझे बचा दोगी। तो तभी जो रोज़ी होती है वो उससे कहती है कि नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे 1% भी फीलिंग नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैन से जो होता है वो अपने सारे कपड़ों को फ़ोल्ड कर रहा होता है, क्योंकि बाहर पे ही कुछ लड़के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं बैट वगैरह लेकर, ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि उन्होंने उससे लोन लिया हुआ था। चैन से जो होता है वो वहाँ पे से भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीसी आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा और मेरा बेबी रोज़ी की जगह ले ले और बहुत ज़्यादा अमीर हो? तो उसकी बातों को चैन से मानने के लिए तैयार हो जाता है। एंड इसी तरीके से कुछ ही देर बाद दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज़ी के डैड आज बहुत ज़्यादा खुश थे। साथ ही सभी के सामने रोज़ी की काबिलियत की वो तारीफ़ भी कर रहे होते हैं, जिसके बाद जो हमारी रोज़ी थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। साथ ही रोज़ी की इतनी ज़्यादा तारीफ़ होता हुआ देख लियांग भी वहाँ पर रोज़ी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हारे डैड तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, साथ ही उन्हें तुम्हारी काबिलियत के बारे में भी पता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर रोज़ी उसे कहती है कि अब मैं कुछ इतनी भी खास नहीं हूँ। लेकिन कुछ ही देर बाद वो उन्हें बताते हैं कि अपनी आधी प्रॉपर्टी वो रोज़ी के नाम पर कर रहे हैं और अपनी आधी प्रॉपर्टी अपने होने वाले बच्चे के नाम पर। रोज़ी इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसकी स्टेप मदर यानी कि सीसी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो पक्का फिर से कोई ना कोई नाटक कर रही है। बट उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन सब के पीछे उसका मोटिव क्या है। कुछ देर बाद वो अपने डैड के पास जाती है, जहाँ पर वो उनसे कहने लग जाती है कि डैड, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। रोज़ी के डैड को तो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए उनसे लड़ रही है, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि वो सीसी की असली सच्चाई उनके सामने लेकर आना चाहती है। लेकिन जब रोज़ी के डैड उससे ठीक से बात ही नहीं करते तो वो वहाँ से अपना सामान पैक कर कर जाने लग जाती है। तभी उसे सीसी रास्ते में मिलती है और उससे कहने लग जाती है कि तुमसे कहा था ना मैंने कि तुम्हारे डैड एक दिन मेरी बातों को सुनेंगे। देखो, वो दिन आ गया। अब सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मेरी मुट्ठियों में होंगी और तुम्हारे डैड मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे। रोज़ी कहती है कि ठीक है, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो सभी के सामने आता है, एंड आपका ये झूठ भी एक दिन सभी के सामने आएगा। और सच बताऊं तो इस झूठ को मैं ही सभी के सामने लाऊंगी। उस दिन देखना कि आपकी शक्ल जो होगी ना वो देखने लायक होगी, एंड मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। इसीलिए अच्छे तरीके से अपने झूठ को बचाने की कोशिश कर लेना। ऐसा ही कहकर रोज़ी वहाँ से चली जाती है, लेकिन हमारी जो सीसी होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लग जाती है कि अगर सच में सच्चाई रोज़ी के डैड के सामने आ गई तो वो तो उसे उसी टाइम घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद वो कहाँ जाएगी। इसलिए वो क्या करती है कि जानबूझ के नीचे गिर जाती है, एंड इसके बाद रोज़ी के डैड को कॉल करके बताती है कि रोज़ी उनके साथ इतना रूडली बिहेव कर रही थी और वो उसे धक्का देकर वहाँ से चली गई, जिसकी वजह से उनके पेट पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो उसे फटाफट से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो नर्स उसे बोलती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम आपके बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन सीसी उनसे कहती है कि मुझे अबॉर्शन करवाना है, जिसके बाद नर्स खुद ही शॉक हो जाती है। तो उधर ही जो हमारी रोज़ी होती है वो लियांग के साथ होती है और कहने लग जाती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी लियांग उसे बोलता है कि गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे स्टेप मदर की सच्चाई आ चुकी है। उनके पेट में जो बच्चा है वो उनका और तुम्हारे डैड का नहीं, बल्कि मैं उनका और चैन से का है। तभी रोज़ी को उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं, एंड रोज़ी वहाँ पर चली भी जाती है और उसके पीछे पीछे लियांग भी। जहाँ पर रोज़ी जैसे ही आती है तो सीसी नाटक करने लग जाती है
और कहती है कि तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफ़रत करती हो। मेरे पेट में तुम्हारा होने वाला छोटा भाई और बहन था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लेकिन तभी जो रोज़ी होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तेज़-तेज़ चिल्लाने लग जाती है। तभी रोज़ी के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंड रोज़ी की बातों को इग्नोर कर कर वो सीसी की बातों को सच मानते हैं, और उसके बाद रोज़ी के गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा भी मार देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद रोज़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो तभी लियांग कहता है कि इनके पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है, जिसके बाद सीसी रोने का नाटक करती है, और तभी उसके डैड उससे कहने लग जाते हैं कि मुझे सीसी पर पूरा भरोसा है, तुम दोनों के दोनों मेरी नज़रों के सामने से दफ़ा हो जाओ। रोज़ी के डैड ने आज तक उससे कभी भी इस तरीके से बात नहीं की थी, जिसकी वजह से रोज़ी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो रास्ते पे जा रही होती है तो रास्ते में ही बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लियांग आता है। लियांग उसे बोलता है कि अगर हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देगा ना, मैं तभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, एंड मेरी नज़रों में तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, साथ ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। ये टाइम ये नहीं है कि तुम ज़मीन पर बैठकर रोने लग जाओ, बल्कि मैं ये टाइम तो तुम्हारे डैड की आंखों को खोलने का है, नहीं तो सुई से तुम्हारे डैड को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी, एंड तुम्हें ही अपने और अपने डैड के लिए लड़ना पड़ेगा। जहाँ पर जो हमारी रोज़ी होती है वो लियांग को किस कर देती है और उसे कहने लग जाती है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो ना जाने मैं इस टाइम पर क्या करती, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जल्द ही सीसी की असली सच्चाई अपने डैड के सामने लेकर आऊँगी, और इस तरीके से बिखरूंगी नहीं, बल्कि मैं अपने डैड को भी उससे बचाऊंगी। सीसी को तो इस टाइम पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे डैड के साथ है, लेकिन हाँ चैन से हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो बच्चा उसका भी है। अगर उसने सभी के सामने सच्चाई उगली तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो इसी तरीके से वो चैनजे से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो चैनजे से बोलती है कि I'm so सॉरी, इतने लंबे टाइम से मैं तुम्हें इग्नोर मार रही हूँ, लेकिन आज तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तुम जानते हो ना कि मेरी स्टेप मदर जो है वो प्रेग्नेंट है, एंड मैंने उन्हें धक्का दिया, जिसकी वजह से उनका बेबी अबॉर्ट करना पड़ा उन्हें। और मैंने सुना है कि इस तरीके से अगर छोटे बच्चे मर जाते हैं तो अपने मॉम और डैड को बहुत ज़्यादा बुली करते हैं, साथ ही भूत बनकर उन्हें परेशान भी करते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब जब ये सारी बातें बोल रही होती है तो लियांग भी उसी के सामने बैठा हुआ होता है और उनकी इन सारी बातों को सुन रहा होता है। दरअसल उनका मेन मोटिव ये होता है कि वो चैनसे को पूरे तरीके से डरा दे, और ताकि वो अपनी सारी की सारी सच्चाई सभी के सामने उगल दे। तो इस तरीके से चैनसे जो होता है उस पर इन सारी बातों का असर होने भी लग जाता है, एंड कुछ देर बाद वो वॉशरूम में चला जाता है। लेकिन लियांग को कुछ काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक नेकलेस उसके गले में पहना देता है, ताकि अगर उसे कुछ भी हो तो उसे पता लग जाए। और ऐसा ही कहकर उसे कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो बस एक बार मेरा नाम दे देना, उसी टाइम पर मैं वहीं पर ही हाजिर हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि चैन से वहाँ पर आ जाता है, एंड उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ऐसा ही कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमारी जो रोज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि चैन से पर इस प्लान का असर होना शुरू हो गया है। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जो चैन से होता है वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला जाता है सीसी के पास, और उसे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अबॉर्ट करने की। ऐसा ही कहकर जोर से उसका गला पकड़ता है। तो तभी जो सीसी होती है वो उसे कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। अब आखिरकार वो बच्चा इस कंडीशन में था ही नहीं कि मैं उसे डिलीवर कर पाती, तो मैं कैसे उसे अपने पेट पर रखती। जिसके बाद चैन से उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, एंड साफ साफ चैन से के मुंह पर वो डर दिख रहा था। तभी जो हमारी रोज़ी होती है वो लियांग के मैनेजर के साथ होती है और उसे कहने लग जाती है कि चैन से पर असर होना शुरू हो गया है, बस टाइम टू टाइम उसके सामने बच्चे रोने की आवाज़ ज़रूर लगा देना, ताकि उसका ये डर हकीकत में चेंज हो जाए। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारा लियांग होता है वो रास्ते पर जा रहा होता है, तभी एक लड़का उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लियांग उसे जैसे तैसे करके पकड़ लेता है, एंड उसके बाद वहीं पर ही उसे दबोच देता है। तो उधर ही हमारी जो रोज़ी होती है वो भी रास्ते पर जा रही होती है, और उसके पीछे पीछे चैन से भी उससे हेल्प मांगने के लिए आता है
लेकिन तभी कुछ गुंडे उनको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको किडनैप कर देते हैं। तो उधर ही जो सीसी होती है उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है एंड दोबारा से उसे रोजी के घर पर एंट्री मिल जाती है, जहाँ पर एकदम अमीरों वाली लाइफस्टाइल वो दोबारा से जीने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मेड आकर उसे एक लेटर देती है और कहती है कि किसी ने गार्डन में फेंका था, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि फटाफट से वो पैसे लेकर आ जाए क्योंकि चैन ने उसे किडनैप कर दिया है। अब इन सारी बातों को सुनकर तो सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार शैनज़े को ऐसी क्या पड़ी थी कि जो उसने सीसी को बिन बताए ही हमारी रोज़ी को किडनैप कर दिया और वो उसे 3 घंटे में इतनी बड़ी रकम भी मांग रहा है। तो इन सारी बातों को सुनकर सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सबसे पहले तो वो चैनज़े को कॉल मिलाती है, लेकिन उसका फ़ोन जो होता है वो स्विच ऑफ होता है। तो इसी तरीके से वो फटाफट से ये सारी बातें रोज़ी के डैड को बताती है और इन सारी बातों को जानकर तो रोज़ी के डैड उन पैसों का बंदोबस्त भी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो उनकी बेटी ही थी। तभी वहाँ पर सीसी आती है और अपने साथ 2 लड़कों को भी लेकर आती है और जैसे ही वो उनके पास जाती है तो उनसे कहने लग जाती है कि इन पैसों को उनको मत दो, एक काम करो मुझे दे दो और अपनी आधी प्रॉपर्टी पे मेरे नाम पर कर दो। लेकिन इस टाइम पर वो ऐसी बातें करती है तो उस रोज़ी के डैड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीसी के मुंह पर एक 2-4 तमाचा मार देते हैं, जिसके बाद सीसी को भी गुस्सा आता है। वो अपनी सारी सच्चाई उसके सामने उगल देती है और अपने गुंडों को उसे पकड़ने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो लियांग था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन रोज़ी के किडनैप होते ही वो वहाँ से निकल जाता है एंड सीधे उसके घर पर उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि सीसी के गुंडों ने रोज़ी के डैड को बंदी बना रखा है। सबसे पहले तो वो उनको छुड़ाता है और उसके बाद रोज़ी को बचाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो उन गुंडों को बहुत ज़्यादा मारता है। रोज़ी ये सारी चीज़ें देख रही होती है, लेकिन उसके बाद उसे शांत करवाती है और कहती है कि ये असली गुंडे नहीं है, बल्कि ये लोग मेरे दोस्त हैं और मैंने ही उन्हें ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला है। तो तभी वो लियांग से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। रोज़ी उसे बताती है कि उसने ये सब इसलिए किया था ताकि सीसी की सच्चाई असल में उसके डैड के सामने आ जाए और वो अपना असली रंग उन्हें दिखा दी। तो तभी लियांग से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा था और हुआ भी ऐसे ही, उसने सच्चाई बता चुकी है तुम्हारे डैड के सामने। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर बाद चैनज़े के सामने जाते हैं, जहाँ पर चैनज़े उन्हें बता देता है कि सीसी के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि मैं उसी का था। और कुछ इसी तरीके से उनके दोनों ही प्लान अब सक्सेसफुल हो चुके थे। तो कुछ ही देर बाद जो लियांग होता है वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी जो रोज़ी होती है उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने लग जाती है और उसे थैंक यू बोलती है उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। लियांग उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा चाहे तुम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। तो जो रोज़ी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड इस तरीके से फटाफट से वो घर पर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीसी होती है वो उसके डैड से माफ़ी मांग रही होती है। कुछ ही देर बाद जो हमारी रोज़ी वहाँ पर आती है तो झूठ झूठ अपने डैड से कहने लग जाती है कि डैड मुझे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि मैं इन्होंने ही करवाया था और ये बहुत ही गंदी लेडी है। एक के बाद एक सारी सच्चाई उसकी बताने लग जाती है अपने डैड को एंड अब तो रोज़ी के डैड को भी उसकी बातों पर पूरा भरोसा हो गया था एंड साथ ही कुछ टाइम बाद वो उन्हें डिवोर्स भी दे देते हैं। लेकिन तभी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। तो जो रोज़ी होती है वो अपने डैड से कहती है कि डैड आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपने सीसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। साथ ही वो बहुत ही बुरी औरत है। ठीक ही हुआ कि वो हमारी लाइफ से दूर चली गई और वो हमारी लाइफ में ज़्यादा टाइम तक रहना डिज़र्व भी नहीं करती थी। उसके डैड से बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो उधर ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियांग जो था अब वो भी थोड़ा थोड़ा रिकवर हो गया था। तो तभी हमारी जो रोज़ी होती है वो उससे मिलने के लिए आई हुई होती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। देखना उसके बाद हम दोनों की दोनों अपनी लाइफ की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारी सीसी होती है वो जब हॉस्पिटल में होती है तभी उसके सामने चैन से आ जाता है एंड उसके बाद वो अभी भी इस बात पर स्टक रहता है कि आखिरकार तुमने मेरे बच्चे को कैसे मार दिया। तो जो सीसी होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कुछ देर बाद रोज़ी के डैड के सामने रोज़ी और लियांग दोनों के दोनों बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर कि उसके डैड उससे कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। लेकिन जो रोज़ी होती है वो कहती है कि डैड ये सारी बातें तो बात की है, लेकिन मुझसे आपको बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी भी बतानी है सीसी के बारे में, क्योंकि उनकी आधी सच्चाई तो आपके सामने नहीं आई है।
तो तभी उसके डैड से बोलते हैं कि मैंने उनकी सारी डिटेल्स निकाल चुकी है, मुझे उसके बारे में पता भी चल चुका है। तो इसी तरीके से हमारी जो रोज़ी होती है वो अपना काम कर रही होती है एंड अपना काम कंप्लीट करके जब वापस अपने घर जाने वाली होती है, तभी उसकी कार में सीसी आकर बैठ जाती है एंड रोज़ी का वहाँ पर वेट करने लग जाती है। कुछ ही देर बाद हमारी रोज़ी जैसे ही कार में बैठती है, तभी सीसी जो होती है वो उसे किडनैप करने लग जाती है और उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत ही बुरी हालत हो गई है। अब देखो मैं किस तरीके से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करती हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया। कितना अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, लेकिन तूने मेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से वो उसे वहीं पर ही कार में बेहोश कर देती है एंड जब हमारी रोज़ी की आंखें खुलती है, तो वो एक बहुत ही डरावनी सी जगह पर होती है, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। रोज़ी उसे बोलती है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो लियांग तुम्हारी बहुत ही बुरी हालत कर देगा। जहाँ पर सीसी उसे मारती है और कहती है कि तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है और अभी लियांग मुझे कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ तो अभी मेरे ही हाथों में है और तुम्हारी वजह से देखना किस तरीके से मैं पूरे तरीके से उसे कंट्रोल करूँगी। ऐसा ही कहकर वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी बन चुकी है ना, तो आप देखो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को कितना बुरा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा तो अब कुछ नहीं होना है, लेकिन मैं तुम्हें भी लियांग से शादी नहीं करने दूंगी। ऐसा ही कहकर वो कॉल करती है, जहाँ पर कि वो उससे कहने लग जाती है कि तुम सबकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब देखो मैं किस तरीके से तुम्हारी इस प्यारी सी रोज़ी को भी तुमसे छीन लेती हूँ और तब जाकर तुम्हें पता लगेगा कि जब हमारी ज़िंदगी में से सब कुछ छिन जाता है तो आखिरकार हमें कैसा लगता है। ऐसा ही कहकर कुछ ही देर बाद वो फटाफट से वहाँ पर रखा हुआ पेट्रोल को लेकर आती है। तो उधर ही जो लियांग था वो उसके लोकेशन को ट्रैक कर लेता है एंड उसे पता लग जाता है कि आखिरकार हमारी जो रोज़ी है वो कहाँ पर है। तो वो फटाफट से वहीं पर ही अपने मैनेजर को लेकर जाने लग जाता है, लेकिन अफसोस अब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी एंड हर जगह पर आग लग जाती है, जहाँ पर कि हमारी जो रोज़ी होती है वो भी बेहोश हो जाती है। वो लियांग को वहाँ पर से जाने के लिए बोलती है, लेकिन लियांग उसे बोलता है कि तुम्हें छोड़कर मैं यहाँ पर से कैसे जा सकता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हमारी जो रोज़ी होती है वो वहीं पर ही बेहोश जाती है, लेकिन लियांग जो होता है वो बार बार उसे उठाने की कोशिश करता है। इतने में ही मैनेजर भी अंदर आ जाता है एंड रोज़ी को बचाते बचाते वो भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि उसके पैर के ऊपर वहाँ पर कुछ भारी सी चीज़ भी गिर जाती है, जिसकी वजह से वो उसने अपनी चलने की क्षमता को खो देता है। उधर ही रोज़ी जो होती है वो सपने में लियांग को देख रही होती है, जहाँ पर वो चारों तरफ लियांग को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन लियांग उसको कहीं पर भी नहीं दिखता है। कुछ ही टाइम बाद हमारी रोज़ी की आंखें खुलती है, जहाँ पर उसके डैड होते हैं और उसके डैड उसे बताते हैं कि लियांग जो है उसने उससे ब्रेकअप कर दिया है एंड वो यहाँ पे से काफ़ी दूर उसे छोड़कर जा चुका है। रोज़ी को तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लियांग का मैनेजर आता है, जो उसे सेम बातें बताता है और उससे कहने लग जाता है कि बॉस ने मुझे बताया है कि उन्हें आप पर अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड आप वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है। आप जानते भी हैं कि आपकी वजह से उन्हें कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। और ऐसा ही कहकर वो जानबूझकर उस पर चिल्लाने लग जाता है, ताकि रोज़ी को ऐसा लगे कि उस पर चिल्लाने के लिए उसे किसी और ने नहीं बल्कि मैं लियांग ने ही बोला था। लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ी इस बात को जानती थी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो झूठी है। जो लियांग उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ता था, आज आखिरकार वो उसे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता है। वो बिस्तर पे बैठकर रोने लग जाती है और अपने डैड से कहने लग जाती है कि कहीं से भी लियांग को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसे इस हालत में देखकर उसके डैड को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद वो उसे सच्चाई भी नहीं बता पाते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि रोज़ी के डैड जैसे ही लियांग के सामने जाते हैं, तो लियांग की खबर उन्हें पता लगती है कि वो अब चल भी नहीं सकता है। जिसके बाद जो लियांग होता है वो उसके डैड से बोलते हैं कि आप प्लीज़ आज के बाद कभी भी रोज़ी के सामने मेरा जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए बोझ बन जाऊँ। मैं उसका सहारा बनना चाहता था, लेकिन अब जब मैं उसके लिए बोझ बन चुका हूँ तो बेहतर यही रहेगा कि रोज़ी मुझसे दूर रहे, ताकि वो इस तरीके से मेरी आगे पीछे ना भटकती रहे और अपने लिए एक ऐसे लाइफ पार्टनर को चुने जो उसके काबिल हो। इसीलिए प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा एंड मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे बिल्कुल भी मेरे बारे में नहीं बताएंगे। जिसके बाद रोज़ी के डैड उसे प्रॉमिस भी करती है। इसी तरीके से टाइम बीतता है एंड अब हमारी जो रोज़ी थी वो बहुत ही एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बन चुकी थी। वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए,
एक बार तो वो हमारे लियांग से मिलेगी और अपने सवालों का जवाब उससे पूछेगी कि आखिरकार क्यों वो उसे छोड़कर चला गया था। सालों बाद वो लियांग के मैनेजर से मिलती है, जहाँ पर कि उसका मैनेजर सीधे लियांग के पास जाता है और उसे बताता है कि रोज़ी उससे मिलने के लिए आई है, लेकिन वो उससे मिलने के लिए मना करता है और अपने मैनेजर से कहता है कि मेरे बिहाफ पे तुम ही उससे मिल लेना। तो तभी उसका मैनेजर से पूछता है कि इतनी दूर से वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको उससे मिलना चाहिए? लेकिन इतने में ही हमारी जो रोज़ी होती है वो खुद ही अंदर आ जाती है। हमारी लियांग को इस हालत में देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन उसे देखकर वो बिल्कुल भी रोक नहीं पाती है और उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है और उसके बाद उसे कहने लग जाती है कि तुम कितनी ज़्यादा बुरे हो। तुम्हें लगता था कि अगर तुम चल नहीं पाओगे तो मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन सकती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुमसे बेहतर लड़का मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिल सकता है और मैं तुमसे जितना प्यार करती थी उतना कभी भी किसी इंसान से नहीं कर सकती हूँ। मेरे बुरे टाइम में कभी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो आखिरकार तुम ये कैसा सोच सकते हो कि मैं तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसी तरीके से वो उसे प्रपोज करती है, जहाँ पर कि हमारा जो लियांग होता है उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेता है और यहीं पर ही हमारी ये प्यारी सी कहानी खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।